अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसे चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हम फेई को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा था कि लियो ने उसे शादी के लिए कहा है। ये बात सुनकर उसके तीनों दोस्त शॉक्ड थे क्योंकि जो लियो थी वो शहर के टॉप रिच लोगों में से एक थी। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर फेई लियो के साथ कार के अंदर बैठा हुआ था और लियो उसे शादी के लिए बोलती है तो फेई को ये सब मजाक लगता है। इस वजह से वो उसे मना करके कार से उतर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लियो की उसे बातें याद आती है जिसकी वजह से वो वापस से उसकी कार के पास आता है और लियो से हाँ बोल देता है। दरअसल उसने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि लियो को अभी उसकी मदद चाहिए थी। जिसके बाद हम फिर से फेई को देख पाते हैं जो कि सोच रहा था आखिर वो मॉम डैड को कैसे बताएगा। यहाँ पर फेई अपने दोस्तों को बताता है कि लियो ने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया है पूरी तैयारियां करने का। यहाँ पर फेई अपने दोस्तों से कहता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो टोंगियो और गुओ थे वो तो साफ साफ मना कर देते उससे कि उन्हें नहीं पता वो आगे क्या करे। यहाँ पर फटाफट से जेसन फेई से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लियो को देख पाते हैं उसके अंकल के साथ। उसके अंकल उससे कह रहे थे कि जो फेक न्यूज फैल रही है उससे बचने का और भी तरीका था उसके पास, फिर उसने शादी ही क्यों चुनी। यहाँ पर लियो अपने अंकल को बताती है कि उसे फेई के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कैसा इंसान है वो जानती है। वहीं हम फेई को उसके दोस्तों के साथ दिखते हैं जहाँ पर फेई उन्हें एक ब्लैक कार्ड दिखाता है जो कि उसे लियो ने दिया था। ब्लैक कार्ड देखने के साथ ही जो जेसन था वो तो फेई से कहता है कि क्या वो उसे 10,000 युआन उधार दे सकता है क्योंकि उस कार्ड का मतलब था पैसा ही पैसा। टोंगियो फेई से कहता है कि वो उसके लिए बहुत टाइम बाद बहुत खुश है। जिसके बाद सभी साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम फेई की वॉइस ओवर सुन पाते हैं जो कि अपने मन में ही कह रहा था कि वो लियो को दुखी नहीं देख सकता और इसी वजह से उसने उसे हाँ बोला। के बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों दोस्त तैयारियों के लिए तैयार थे और चारों एक साथ निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जो कि कह रही थी कि वो लोग 10 साल से एक साथ हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है लेकिन वो कभी भी अलग नहीं हुए। इसके बाद जब सभी दोस्त मिलकर ये सोच रहे थे कि आखिर लियो को क्या क्या पसंद होगा, वो उसके लिए क्या ले सकते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी टोंगियो का बेटा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद वो बताता है कि किसी लड़की को क्या चाहिए ये सिर्फ एक लड़की ही बता सकती है। ये बात सुनकर जेसन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो क्या उसे पूछ सकता है इन सब चीजों के बारे में। उसे इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता है कि आखिर लोगों को डेटिंग कैसे करनी चाहिए और वो कैसे साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम जेसन को क्याओ के साथ देखते हैं जहाँ पर क्याओ उससे कह रही थी कि वो तो उसकी मदद कर देगी लेकिन वो उसे क्या दे सकता है। जेसन क्याओ से कहता है कि वो जो बोले वो वही करेगा। जिसके बाद हम क्याओ और लिसा को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लिसा क्याओ से कह रही थी उसने हाँ क्यों बोला उसे, तो क्याओ कहती है कि वो हाँ तो नहीं बोलना चाहती थी लेकिन जेसन ने उससे इतनी ज्यादा बार बोला कि उसने हाँ कर ही दिया। दरअसल यहाँ पर टोंगियो के दोस्त की मदद करने की बात हो रही थी जिसके लिए क्याओ ने हाँ कर दिया था। इसके बाद हम क्याओ को तो नहीं देखते लेकिन हम लिसा को देखते हैं जो कि टोंगियो के दोस्त को बता रही थी उसे क्या क्या करना चाहिए। जिसके बाद लिसा उन्हें कुछ प्लान्स दिखाती है जहाँ पर जो टोंगियो था वो उसके प्लान्स देखकर कहता है कि उसने जो प्लान ए चुना है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जो बी है वो भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं बता रहा था क्योंकि उसकी लिसा से बनती तो नहीं थी। लिसा यहाँ पर टोंगियो से कहती है कि उसने इससे पहले भी कई शादियों में काम करा है, उन्हें प्लान्स बताए और जो कि एकदम सही रहे तो ऐसे वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। टोंगियो से कहती है कि अगर उसके पास इससे अच्छा आइडिया है तो वो खुद ही बता देना। इसलिए टोंगियो यहाँ पर चुप हो जाता है। इसके बाद जब फेई अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है। वो पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की अपना नाम तियान बताती है और साथ ही कहती है कि वो छत के ऊपर खड़ी हुई है। तो फेई को बहुत ज्यादा डर लगता है, इसकी वजह से वो बाहर की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। वही हम टोंगियो और उसके बेटे को मॉल के अंदर साथ में देखते हैं जहाँ पर वो लिसा को भी देख पाते हैं। दरअसल वो यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आए हुए थे। दोनों के दोनों एक साथ शॉप के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते थे दोनों कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं जहाँ पर टोंगियो और लिसा एक दूसरे को ही देख रहे थे। इसके बाद जो टोंगियो का लड़का था वो तो लिसा के पास चला जाता है। वही हम फेई को देख पाते हैं जो कि छत के ऊपर भागता हुआ आता है और उस लड़की को जो कि छत के ऊपर थी उससे कहता है कि वो छत से ना कूदे, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि वो तो सिर्फ कपड़े डालने के लिए वहाँ पर आई थी, वो कूदने के लिए नहीं आई है वहाँ पर। वही हम मॉल में देखते हैं जहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था बच्चों का जहाँ पर लिसा और टोंगियो भी पार्टिसिपेट करते हैं जिसके लिए टोंगियो का बेटा ही बोलता है उन्हें। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं और साथ ही यहाँ पर जो गेम चल रहा था वो भी जीत जाते हैं। टोंगियो अपने लड़के के साथ कार से जा रहा था तो जो उसका बेटा था वो उससे कहता है कि वो उस लड़की को पसंद करते हैं, वो जानता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों दोस्त एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर जेसन और सभी मिलकर फेई का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो उस लड़की के पीछे भाग गया था जो कि छत पे कपड़े डालने के लिए आई थी और उसे लगा था वो कूदने के लिए आई है। इस बात पर सभी बहुत ज्यादा हंस रहे थे। यहाँ पर टोंगियो फेई को बताता है कि वो उसकी शादी में उसकी कार को यूज करना चाहता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड होगी, यानी कि खुद से ही चलने वाली होगी। फेई उससे कहता है कि क्या उसने उसका काम पूरा कर भी लिया है। टोंगियो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे, जिसके लिए फेई भी मान जाता है। नेक्स्ट डे जब टोंगियो अपनी कार के ऊपर काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है जिसके साथ टोंगियो वहाँ पर एक फ्री
ट्रायल करता है उस कार के साथ और उसने कार के अंदर लिसा को बैठाया हुआ था। लिसा को वो कार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने जो ट्रायल करा था वो सक्सेसफुल हो गया था। लिसा तो उसे कार से उतरने के बाद सीधा गले ही लगा लेती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद हम फेई को एक शॉप के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर उसे एक वॉच पसंद आती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इस वजह से वो उसे रख देता है कि तभी वहाँ पर उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं और वो भी उसे खरीदने के लिए उसे पैसे देते हैं, जिससे फेई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर फेई को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि वो वहाँ पर आ गई है, लेकिन तभी वो बताती है कि वो अकेली नहीं आई है। जिसके साथ ही हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं, ऐसा लग रहा था वो तो पूरे गाँव को उठाकर लेकर आ गई हो। इसके बाद लियो के अंकल वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी महंगी कार्स लेकर और सभी को उन कार्स के अंदर बैठाकर उनके रहने वाली जगह पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम फेई की मॉम डैड को उसके सामने देखते हैं जहाँ पर उसके जो मॉम डैड थे वो तो एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, पर फेई उसके मॉम एंड डैड को कहता है कि उसकी शादी हो जाए, उसके बाद वो जितना मर्जी लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। इसके बाद रात को हम फेई को उसके तीनों दोस्तों के साथ देखते हैं, टोंग्यू जैसे ने गुओ के साथ, जहाँ पर टोंग्यू फेई से उसे उदास देखकर उससे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेई शादी से पहले बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए टोंग्यू और बाकी सब एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चारों साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। वही हम लिसा और कियाओ को देख पाते हैं। कियाओ को किसी चीज का मैसेज आता है तो वो उस जगह पर जाने के लिए लिसा से पूछती है, तो लिसा कहती है कि ठीक है। जिसके बाद जब वो तैयार होकर बाहर निकलते ही है कि तभी वो उनके सामने रोड पर साइड में टोंग्यू और उसके तीनों दोस्तों को बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर टोंग्यू फेई से कह रहा था चाहे उसकी शादी क्यों ना हो जाए वो तब भी एक साथ दोस्तों की तरह रहेंगे और जैसे वो अभी रह रहे हैं वो उसके बाद भी वैसे ही रहेंगे, इसलिए वो उन्हें कभी भी ना भूले। फेई उन्हें कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और साथ ही उन्हें हल्का सा धक्का दे देता है। दरअसल उसने मजाक में धक्का दिया था। यहाँ पर लिसा और कियाओ तो उन्हीं को देख रही थी और वो ऐसे मस्ती और मजाक करता हुआ देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद जब कियाओ और लिसा एक साथ कार से जा रही थी तो कियाओ लिसा से कहती है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो अच्छे से जानती है। जिसके बाद हम लियो को देख पाते हैं जो कि वेडिंग के लिए वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी। वही हम फेई और जेसन को देखते हैं जो कि अजीब ही तरीके से सो रहे थे, जबकि फेई की तो आज शादी थी, इसकी वजह से भी उसे कुछ ध्यान नहीं था। जैसे ही फेई उठता है उसे याद आता है उसे तो तैयार होना है, इसलिए फेई और जेसन इधर उधर भागते हुए जल्दबाजी में तैयार होते हैं। जिसके बाद फेई लियो के पास पहुंच जाता है। लियो फेई से कहती है कि उसकी वजह से उसने पार्टी को आधे घंटे लेट कर दिया है, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा लेट है। साथ ही वो उससे कहती है कि उसे ये उम्मीद है कि ये उसका आखिरी बार है जब वो लेट हुआ है, इसके बाद वो हर चीज टाइम से करेगा। फेई लियो से वादा करता है कि वो आज के बाद कभी भी लेट नहीं होगा। यहाँ पर लियो फेई से कहती है कि वो रात को अपने दोस्तों के साथ एक बार के अंदर गया था, जिसके लिए वो आगे से वहाँ पर जाने के लिए उससे मना करती है। इसके बाद हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी मेहमान आ चुके थे। स्टेज पर लियो पहुंच जाती है, जिसके बाद फेई की एंट्री होनी थी। हम देख पाते हैं कि फेई की एंट्री उसी कार से हो रही थी जो कि टोंग्यू ने बनाई थी, लेकिन एंड टाइम पर उस कार के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है और जो फेई था वो उस कार से बाहर की तरफ गिरता है, लेकिन वो इस तरीके से गिरता है कि वो सीधा लियो के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। लेकिन टोंग्यू जानता था ये उसकी गलती थी, जिसकी वजह से फेई मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सभी को ऐसा लगता है ये सब फेई का प्लान था। जिसके बाद फेई और लियो की शादी हो जाती है। फेई यहाँ पर लियो के डैड से कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद सभी साथ में फोटोज भी खिंचवाते हैं वहाँ पर। इसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि अपने कार वाले इंसिडेंट से बहुत ज्यादा परेशान था। अभी उसे गुओ का कॉल आता है और वो कहता है कि आज जेसन उसके घर में यानी कि लियो के घर में, यहाँ पर जेसन और वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इसकी वजह से वो घर पर आ जाए। दरअसल ये दोस्त हमेशा से ही साथ में रहा करते थे, लेकिन आज एक दोस्त वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था। इसके बाद हम फेई को देख पाते हैं लियो के साथ, जहाँ पर लियो फेई से कहती है कि वो उसके साथ अंदर कमरे में सोए। दरअसल वो तो सोफे के ऊपर सो रहा था बाहर। वही हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि घर गया ही नहीं था, वो तो ऑफिस के अंदर पूरी रात वेडिंग की जो फोटोज थी और जो वीडियोस थी वही देख रहा था। वही हम फेई को देख पाते हैं जो कि मॉर्निंग उठने के बाद घर का काम कर रहा था सारा, और वही लियो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। जिसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो फेई था वो लियो के साथ बेड पर तो गया था, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। वही हम टोंग्यू के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके जो टीम मेंबर्स थे वो उसके पास आते हैं और टोंग्यू से कहते हैं कि उनके पास 3 दिन ही बचे हुए हैं, वो कुछ भी कर ले लेकिन उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर टोंग्यू उसके टीम मेंबर्स से कहता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आगे क्या करना है वो देख लेगा। इसके बाद हम ऑफिस की मीटिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो सभी से कहता है कि लिसा ने उससे जब वो पहले दिन वहाँ पर आई थी उससे एक बात कही थी और आज उसे उसकी वो बात सही लगती है, इस वजह से अब वो उसके प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। दरअसल यहाँ पर टोंग्यू ने हार मान ली थी, जबकि टोंग्यू ने इससे पहले कभी भी हार किसी भी चीज में नहीं मानी थी। साथ ही टोंग्यू यहाँ पर सभी से कहता है कि जितना भी नुकसान उसकी वजह से हुआ है कंपनी को। लिसा टोंग्यू से कहती है कि क्या वो उसका आखिरी फैसला है। टोंग्यू उससे कहता है कि हाँ। इसके बाद यहाँ पर मीटिंग में फैसला होता है सभी का कि जो टीम ए है और टीम बी है उन्हें
मिक्स कर दिया जाएगा। के बाद हम टोंगी को उसके ऑफिस के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। वो अपनी टीम से कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसे लिसा का मैसेज आता है जो उसे लंच के लिए बुला रही थी। जहाँ पर लिसा उसे गुस्से से देख रही थी तो टोंग्यू उसे देखकर हंसता है और उससे कहता है कि उसे क्या हुआ है। दरअसल लिसा को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने जो काम वो 1 साल से कर रहा था, जिसके लिए वो पीछे हटना नहीं चाहता था, वो उसने आज मना कर दिया था करने से। इस बात से लिसा को अच्छा तो नहीं लग रहा था। यहाँ पर टोंग्यू लिसा से कहता है कि जब उसका दोस्त उस कार से गिरा तभी उसने सोच लिया था कि वो अब इस काम को आगे नहीं करेगा, क्योंकि उससे किसी और को और कितना नुकसान पहुंचे वो नहीं जानता। यहाँ पर टोंग्यू जाने से पहले लिसा से कहता है कि क्या पता वो इसका लास्ट लंच हो, इसलिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जब वही घर पर था तो उसके लिए वहाँ पर खाना आता है, लेकिन वो सारा खाना तो नहीं खा सकता, इसलिए वो गुह के लिए वो खाना भिजवा देता है। वो खाना देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिस कुई आ जाती है, जिसके बाद मिस कुई और गुह साथ बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। इसके बाद हम जेसन को काम करता हुआ देखते हैं उसका, कि तभी वहाँ पर जो जियाओ थी वो वहाँ पर आती है खाना लेने के लिए, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था। जेसन उसे देखता है तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि तभी वो कियाओ को मैसेज करता है और कियाओ का मैसेज भी फटाफट से आ जाता है, क्योंकि कियाओ को भी जेसन से बात करना अब अच्छा लगता था। जेसन कियाओ से बात कर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके साथ ही हम टोंगी को ऑफिस के अंदर देख पाते हैं, जो कि बाहर अपने साथी को देखकर, जो कि उसके टीम मेंबर में से एक था, उसे इशारा करता है उसके ऑफिस के अंदर आने को, और वो सभी टीम मेंबर्स को इशारा करता है। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स टोंगी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उसके बाद टोंगी लिसा को जाता हुआ देखता है और जैसे पीछे देखता है तो उसके सभी टीम मेंबर्स उसके सामने, तो उन्हें देखकर तो वो डर ही जाता है। जिसके बाद वो स्माइल करता है। दरअसल ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी और अब जो टोंगी था वो उसके प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था। यहाँ पर टोंगी अपने सभी टीम मेंबर्स को शुक्रिया कहता है उसका साथ देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन और कियाओ को एक साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर जियाओ भी उसी मैनेजर के साथ वहाँ पर आ जाती है। पर जियाओ और वो मैनेजर आकर जेसन से कहते हैं कि वो उनके साथ ड्रिंक करने के लिए चले, जिसके बाद वो उसे और उसकी दोस्त को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो कियाओ थी वो कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर कियाओ जियाओ को जलाने के लिए कहती है कि अगर जेसन उससे ना मिला होता तो वो जेसन से नहीं मिल पाती, के लिए वो उसे शुक्रिया कहती है। ये सब देखकर जियाओ और वो जो मैनेजर था वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फटाफट से जो कियाओ थी वो तो दूर हो जाती है और अपनी चेयर पर बैठ के वापस से खाना खाना शुरू कर देती है। जेसन यहाँ पर मन ही मन में कह रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने उसकी मदद करी है। इसके बाद रात को जब जेसन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वो तो सिर्फ कियाओ के ख्यालों में ही खोया हुआ था, क्योंकि पहली बार था जब किसी लड़की ने उसकी मदद करी थी। टोंगी जेसन से कहता है कि अगर वो परेशान है तो वो तेज रो सकता है वहाँ पर। उसके बाद जेसन अपने सभी दोस्तों से कहता है कि कियाओ ने आज उससे कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वही दूसरी तरफ हम कियाओ को देख पाते हैं जिसे छींक आ जाती है। वो जेसन से कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रही होगी। यहाँ पर टोंगी जेसन से कहता है कि उसका दिल टूटने से पहले ही वो संभल जाए। साथ ही टोंगी यहाँ पर बताता है कि अगर किसी के दिल तक पहुँचना है तो उसके लिए एक अच्छा सा खाना तैयार कर दो, और वैसे ही वो तो कुक है। तो यहाँ पर जो जेसन था वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।